नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इसे इत्तेफाकी कहा जाएगा कि जिन 5 राज्यों में इस बार चुनाव हुए वहां सिर्फ एक राज्य में ही डबल इंजन की सरकार थी। यानी जिस राज्य में अमित शाह और मोदी के हाथ में सारा सिस्टम था ऊपर से नीचे तक, उसी राज्य में, उसी मध्य प्रदेश में इत्तेफाक है कि नतीजों के दिन सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। यानी जो राज्य बीजेपी के हाथ से जा रहा था, सारे ओपिनियन पोल बता रहे थे एक आध को छोड़कर, वहीं सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने उसी राज्य में जीत ली, सबको चौंका दिया। और जाहिर तौर पर जब जीती हुई बाजी हार से निकलती है या निकल गई, तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि कहीं ना कहीं एमपी में डबल इंजन की सरकार में ईवीएम का खेल हुआ है और देश में एक बार फिर से एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या वाकई ईवीएम में कहीं ना कहीं खेला होता है। और इत्तेफाक ये भी है कि जिस दौर में ज़्यादातर सरकारी संस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी साख पर, वो चाहे ईडी हो, वो चाहे सीबीआई हो, वो चाहे इनकम टैक्स हो, वो चाहे अदालतें हो, वो चाहे मीडिया हो, वो चाहे नौकरशाही हो, और वो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, जिस दौर में टीएन शेषन जैसे रौबदार, हनकदार, ईमानदार इलेक्शन कमीशन नहीं रहे, उस दौर में फिर ये सवाल और लाजमी हो जाता है कि क्या वाकई ईवीएम का कुछ खेल हुआ है, क्या एमपी में खेल हुआ है। ये सवाल, ये धुआं फिर से उठने लगा है। जैसे ईवीएम के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से मिर्ची लगती है। कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले, ये कैसे हो सकता है? आप मानो या ना मानो, इस मशीन को ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तेलंगाना हारते हैं तब ईवीएम क्यों नहीं काम में आता है? उस विषय को उठाने के बजाय ईवीएम पर उठाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बेसिकली बीजेपी रूल्ड जो जगहें हैं, जो एरियाज हैं पहले से ही, उनमें हो सकती हैं। वोट अब नोट और वोट के बीच में चुनाव है। एमपी में 17 नवंबर को हुआ, रिजल्ट आ रहा है 3 को, 15-16 दिन बाद। तेलंगाना में 30 नवंबर को इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आ गया 3 तारीख को तेलंगाना से साफ। मात्र 3 दिन में नहीं कर सकते, इतनी सैकड़ों मशीनें हैं। अब दोस्तों, कभी कभी ये ज़रूरी नहीं है कि धुआं है तो आग होगी, या आग दिख रही है इसलिए धुआं उठ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि ज़्यादातर विपक्ष के नेताओं ने कहीं ना कहीं सवाल उठाने फिर से शुरू कर दिए। और दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के ही नहीं देश के एक बड़े नेता हैं, उनका ये कहना है कि 2003 से, यानी 20 बरसों से वो इलेक्शन कमीशन के चक्कर काट रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं और हर जगह कह रहे हैं कि भाई इन मशीनों को बदला जाए। और दिग्विजय सिंह का तर्क ये है, जो उनका लॉजिक है वो ये है कि कोई भी मशीन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर उसमें चिप लगी है तो उसे हैक किया जा सकता है। ये दिग्विजय सिंह का कहना है। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहाँ गया। अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि साहब चिप लगी है, और किसी भी डिवाइस में अगर चिप लगी है, भले ही वो प्रोग्रामेबल नहीं हो तो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बेहतर होगा कि हम बैलेट पेपर पे वापस जाएं। फारूक अब्दुल्ला एक सीनियर नेता हैं, वो ये कह रहे हैं, क्योंकि कई बार बातचीत हुई है और इलेक्शन कमीशन से पहले भी उन्होंने कहा था कि भाई मशीन है तो गड़बड़ की गुंजाइश रहती है। अब सवाल ये है कि मौजूदा परिस्थिति अगर हम देखें जिसमें ये धुआं एक बार फिर से उठा है, 3 बुनियादी कारण हैं, 3 लॉजिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से दिग्विजय हो, कमलनाथ हो, कांग्रेस हो, विपक्ष हो, इंडिया अलायंस हो। और मैं चाहता हूं कि इन 3 कारणों को आप भी समझने की कोशिश करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो साक्ष्य परिस्थितियां हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो सिचुएशन है, क्या वो कुछ इस तरह की है कि लोगों को शक होने लगा है। अब दोस्तों, जो कारण नंबर 1 है वो ये है कि देश की जानी मानी संस्था है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर। और ये एडीआर चुनाव पर नज़र रखती है, चुनाव की गड़बड़ियों पर नज़र रखती है और लगातार साक्ष्य देती रहती है समाज को, सिविल सोसाइटी के बिहाफ पर।
एडीआर जो है इसकी तरफ से कई वकील गए और इन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि साहब ऐसा करिए, अब मशीनें आप बदल पाएंगे नहीं बदल पाएंगे और उस पर तो शक बना हुआ, लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि ये जो वीवीपैट है, ये जो ऑडिट स्लिप निकलती है, जब वोटर बटन दबाता है और मशीन से 7 सेकंड के लिए उसको एक स्लिप नज़र आती है कि जो उसने बटन दबाया है क्या वही स्लिप है। अगर सपोज करिए आम आदमी पार्टी पे बटन दबाया तो क्या आम आदमी पार्टी ही स्लिप पर लिखा हुआ आ रहा है, इसे वीवीपैट कहते हैं, ऑडिट स्लिप। तो एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि साहब ऐसा करिए कि ये जो स्लिप है इसको 100% वेरीफाई करा लीजिए, यानी जितने मशीनों में वोट हैं उतनी ही स्लिप होनी चाहिए, इसकी आप 100% गिनती करा लीजिए हर सीट पर। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साहब हम तो हर असेंबली सीट में सिर्फ 5 मशीनें ही चेक करते हैं, सारी मशीनों को चेक करना यानी सारी मशीनों का स्लिप के साथ वीवीपैट के साथ मिलान करना बहुत मुश्किल है, घंटों लग जाएंगे। इसलिए साहब ये तो नामुमकिन है, ये तो हो नहीं सकता। अब इस पर बहस बढ़ती चली गई और फिर वही शक शुबा शुरू हुआ कि भाई इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं, अगर ये क्रॉस चेक करने का माध्यम है, दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, तो भाई आप जो स्लिप है उसको वोट जो मशीन में उससे मिलान करा लीजिए। अब क्योंकि ये हुआ नहीं तो एक नया विवाद शुरू हो गया और उस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि भाई कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साहब हमारी मशीनें 100% फुल प्रूफ है और बात आई गई हो गई। लेकिन जब चुनाव आए और मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित नतीजे आए तो लोगों का ध्यान एक बार फिर से एडीआर की रिट पिटीशन पे चला गया। तो दोस्तों पहला कारण तो बहुत स्पष्ट है कि ये जो वीवीपैट स्लिप्स थी या ऑडिट स्लिप जो थी, अगर इनका मिलान मशीन में जो वोट पड़े उनके साथ हो जाता 100%, हर मशीन का मिलान वीवीपैट स्लिप से हो जाता तो बहुत हद तक इस विवाद को विराम दिया जा सकता था। अब लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो गुंजाइश बनी रही शक करने की। अब शक क्यों हुआ? कारण नंबर 2, शक इसलिए बढ़ गया क्योंकि जो ओपिनियन पोल आ रहे थे, जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे थे उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सारे ओपिनियन पोल 2 को छोड़कर, एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टीवी के 2 को छोड़ के जितने भी गोदी मीडिया के अखबार हैं, चैनल हैं, वो कांग्रेस को ऑन एन एवरेज औसत अगर आप निकालेंगे तो 100 से ज़्यादा सीटें दे रहे थे। कमलनाथ ने तो अपने मंत्रिमंडल की तैयारी भी कर ली थी। ये माहौल था वहाँ पर, सारे लोग कह रहे थे साहब कांग्रेस ही आ रही, सट्टा बाजार भी यही दिखा रहा था। हुआ क्या, जहाँ डबल इंजन की सरकार थी, यानी जहाँ सिस्टम मोदी और अमित शाह के हाथ में था सारा सिस्टम, उसी राज्य में ओपिनियन पोल ही उल्टे साबित हुए। वहाँ पर कांग्रेस को 100 की जगह 66 सीटें मिली और जिस बीजेपी को संघर्षरत दिखाया जा रहा था वो 163 सीटें ले गई। रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, कहां 100 से नीचे और कहां 163। अब शिवराज या बीजेपी या डबल इंजन की सरकार में जो खेल हुआ तो शक बढ़ गया। अब कारण नंबर 3 से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर साफ करना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मामा जी ने खेल कर दिया। मामा जी ने हो सकता है मेहनत करी हो, इनकी जो लाडली बहना योजना है उसने कुछ कमाल कर दिया, हो सकता है मोदी जी का जो हिंदुत्व कार्ड है वो चल गया, हो सकता है मामा ने मेहनत से मध्य प्रदेश को जीत लिया हो, ये हो सकता है। लेकिन मैंने कहा ना कि एक शक की गुंजाइश थी, वो चाहे वीवीपैट का मामला हो, वो चाहे ओपिनियन पोल का मामला हो। तीसरा मामला ये था कि कांग्रेसी लगातार शिकायत करते रहे कि साहब यहाँ पैसा बट रहा है, वहाँ पैसा बट रहा है, इधर ये हो रहा है, इधर लिफाफे पहुँच रहे हैं, इधर गड़बड़ हो रही है, इधर पोस्टल बैलेट जो है वो गिने जा रहे हैं, स्ट्रांग रूम खोला जा रहा है। इस तरह के वीडियो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सर्कुलेट होती रही सोशल मीडिया पर और इलेक्शन कमीशन जो है वो खामोश रहा। अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई कर दी होती, जैसे मिसाल के तौर पर जब नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बेटे की जब सीडी आई और उस सीडी में करोड़ों रुपए की डील हो रही है, ऐसे और भी कई आरोप लगे। इलेक्शन कमीशन की खामोशी और कहीं ना कहीं इस तरह की एक रूमर्स कि भाई इलेक्शन कमीशन तो मोदी जी से डरता है,
इलेक्शन कमीशन तो एक्शन लेता ही नहीं मोदी जी पे, अमित शाह पे। एक्शन तो सारा जो है वो पनौती पे ही होता है, क्योंकि राहुल गांधी ने पनौती कह दिया तो नोटिस भेज दिया, अमित शाह कुछ भी बोले उनको नोटिस नहीं दिया जाता। तो ये जो छवि थी इलेक्शन कमीशन की, अगर मैंने पहले भी कहा कि इलेक्शन कमीशन में अगर टीएन शेषन जैसे इलेक्शन कमिश्नर होते तो हो सकता है दिग्विजय सिंह की हिम्मत ना होती ये सवाल उठाने की, लेकिन गुंजाइश यहाँ भी थी शक करने की, और शक किया, धुआं उठा, सवाल उठे। अब दोस्तों मैं अपनी बात तो रखूँगा ही, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको दो लोगों की तस्वीर दिखाना, और ये जो दो लोग हैं ये एक्सपर्ट हैं हिंदुस्तान में ईवीएम के, कंप्यूटर के, सॉफ्टवेयर के। एक साहब जो हैं वो हरिप्रसाद साहब हैं, ये इंजीनियर हैं हैदराबाद के, और ये जो साहब हैं इनका नाम है प्रोफेसर सुभाशीष बनर्जी। अब प्रोफेसर साहब दिल्ली आईआईटी में थे, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में थे। इन्होंने तमाम सवाल उठाए हैं ईवीएम के ऊपर, और तमाम दस्तावेज आपको इंटरनेट पे मिल सकते हैं। आप गूगल करिए प्रोफेसर सुभाशीष बनर्जी, आईआईटी में पहले थे, और ईवीएम लिखिए, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। एक एक करके बहुत लॉजिकल इन्होंने चीज़ें समझाई हैं, उसके डिज़ाइन को लेकर, इंटीग्रिटी को लेकर, हैकिंग को लेकर बहुत कुछ बोला है। और ये जो हरिप्रसाद साहब हैं ये 2010 से इन्होंने मोर्चा खोल रखा है कि साहब ये गड़बड़ है, मशीन गड़बड़ है, ये रिलायबल नहीं है, इस मशीन की पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए। ये मशीन आप पब्लिक में रखिए, एक्सपर्ट्स आएँ और देखें, उनको समय दीजिए। अब हरिप्रसाद ने जब आंदोलन छेड़ा तो इनको जेल भेज दिया गया। बहरहाल ये दो लोग हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं भी कुछ अपनी बात रखूं कि आखिर क्या गुंजाइश है हैकिंग की, क्या गुंजाइश है। अब दोस्तों पहले इलेक्शन कमीशन की बात जान लेते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है। इलेक्शन कमीशन का साहब कहना है, बल्कि दावा है, उनका क्लेम है, वो कहते हैं कि ये जो मशीन है, ईवीएम की जो मशीन है, ये मशीन जो है स्टैंड अलोन है, ये किसी कंप्यूटर से नहीं जुड़ी है, ये किसी डिवाइस से नहीं जुड़ी है, ये किसी इंटरनेट के तार से नहीं जुड़ी है, ये एक स्टैंड अलोन मशीन है। यहाँ तक कि बैटरी भी उसकी स्टैंड अलोन है, और इसलिए क्योंकि ये सेफ्टी में रहती है, इसकी चिप सिक्योर है, और इसकी जो चिप है वो सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम की जा सकती, दोबारा उसको रीप्रोग्राम चिप को नहीं किया जा सकता। ये इलेक्शन कमीशन का कहना है, लिहाजा ये बहुत सेफ और सिक्योर है। दूसरा, टेक्निकल साइड के अलावा हम इस मशीन को स्ट्रांग रूम में रखते हैं, हम इसको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की निगरानी में रखते हैं, बंदूकधारी फौज होती है वहाँ पर, सीसीटीवी फुटेज में इस मशीन की निगरानी होती है, स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। तो हम इसकी निगरानी भी करते हैं, और तकनीकी रूप से भी इस मशीन को हैक नहीं किया जा सकता, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। अब दूसरी तरफ जो इंजीनियर्स हैं, वो इंजीनियर्स जो जिन्होंने अपनी ज़ुबान खोली, हालांकि कुछ जेल भी चले गए उसमें, इनका ये कहना है कि साहब है तो ये हार्डवेयर, है तो ये चिप, और अगर चिप है उसमें लगी हुई है, और किसी के हाथ में अगर मशीन आ गई, किसी हैकर के हाथ में अगर मशीन आ गई, तो फिर छेड़छाड़ हो सकती है, और अगर छेड़छाड़ हो सकती है तो नतीजे भी मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, और ये इसी सूरत में हो सकता है कि कहीं ना कहीं हैकर पे सिस्टम मेहरबान हो, शर्त ये भी है। बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मशीन हैक नहीं हो सकती, एक्सपर्ट्स का कहना है कि साहब हैक हो सकती है, अभी तक नहीं हुई तो चलिए ठीक है, लेकिन भविष्य की आप गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो हर दिन बदल रही है, हर दिन कुछ ना कुछ नामुमकिन जैसा हो रहा है, अचंभा जैसा हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में। तो इसलिए अभी तक अगर ये चिप हैक नहीं हुई, मशीन हैक नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भविष्य की भी गारंटी दे रहे हैं। अब दोस्तों ये जो विवाद है ये तो हार जीत पर बना रहेगा। एक तरफ इलेक्शन कमीशन के आयोग के अधिकारी हैं, दूसरी तरफ वो इंजीनियर और सॉफ्टवेयर और हैकर्स की दुनिया है जहाँ पर हर तरह के दावे किए जा रहे हैं। मैं उसमें पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन हाँ एक दो बातें मुझे ज़रूर रखनी है कि जिस तरह से अमेरिका में, यूरोप में, जर्मनी में, बाकी देशों में जो विकसित देश हैं जहाँ टेक्नोलॉजी पे सब कुछ है, वो जो टेक्नोलॉजी सेवी कंट्रीज़ हैं जहाँ टेक्नोलॉजी ही सिस्टम को चलाती, वहाँ पर भी
ईवीएम को क्यों नहीं स्वीकार किया गया, वहाँ पर क्यों आज भी बैलेट पेपर से वोट हो रहे हैं। एक तो ये चीज़ जो हमें समझनी चाहिए इस विवाद के पूरे सैलाब के बीच में। और दूसरी चीज़ कि अगर वीवीपैट, ये जो स्लिप निकलती है जिस पे आप वोट करते हैं और स्लिप निकलती है, अगर ये जो स्लिप है ऑडिट स्लिप वोट की, इनका मशीनों के साथ मिलान कर लिया जाए 100%, तो भी ये विवाद खत्म हो सकता है। फिर कोई दिग्विजय सिंह नहीं होगा या कोई अडवाणी नहीं होगा जो कहेगा कि हम इस वजह से हार गए, हम इस वजह से हरा दिए गए। तो एक तो वीवीपैट है और दूसरा कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए कि भले ही एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अगर 2 राज्यों में ही सिर्फ बैलेट पेपर की अगर गुंजाइश हो कि बैलेट पेपर से ही चुनाव करा दिया जाए या डबल इंजन की सरकार में बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाए, तो ये एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सामने आना पड़ेगा। क्योंकि मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि अगर आज तक हमारे देश में, और मैं सहमत हूं, अगर आज तक इन मशीनों को हैक नहीं किया गया तो क्या भविष्य में जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। जो चमत्कार हो रहे हैं, जो आविष्कार हो रहे हैं विज्ञान की दुनिया में, क्या इस मशीन को हैक किया जा सकता है? आज नहीं तो कल। बहरहाल ये आज का वीडियो था और मैं चाहूँगा इस पर आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर मैं पढ़ूँ कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो चर्चा में है और एक बार फिर से इस विषय को लेकर, ईवीएम को लेकर बहस छिड़ गई है नए सिरे से और 2024 का चुनाव बेहद करीब है, फिर ये मसला उठेगा। अब इस पे फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को लेना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, आप कह सकते हैं, क्लीन चिट दे दी इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है सही है। बहरहाल डिसाइड तो राजनीतिक पार्टियों को ही करना है जिनकी अग्नि परीक्षा ईवीएम से होती। मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार करूंगा और अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, लाइक बटन दबाइए, कमेंट लिखिए, बेल आइकन को भी क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। दोस्तों से भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके हौसलों की मुझे ज़रूरत रहती है और तभी मैं इतनी हिम्मत करके आप तक ये खबर पहुंचाता हूं। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।